Chapters 85 Hot-blooded and cold-blooded, 86 Suspicion and probing, 87 Attitude is the mask of the heart, 88 Initial display of authority, picking on, and suppression. Chapter Start, Chapter 85, गरम खून और सर्द खून। ये दोनों भाइयों के बीच सच में बिल्कुल नहीं बनती, याओ होंग ने बड़बड़ाया। ये फैंग युआन कितना जालिम है, अपने भाई के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। बहुत से लोग नाखुशी से तेवरियां चढ़ाकर देख रहे थे। फैंग युआन बहुत ही वहशी है, पूरे साल हमसे प्राइमेवल स्टोन्स छीनता रहा। ए फ्लैट वो अपने भाई के साथ ऐसा कर रहा है। स्टूडेंट्स अपने दांत पीस रहे थे। फैंग युआन की बेरुखी ने उनकी नफरत को एक आम दुश्मन के खिलाफ उकसा दिया था। फैंग झेंग, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। फैंग युआन को हरा दे, किसी अनजान स्टूडेंट ने चिल्लाकर कहा। फैंग युआन को हराव, फैंग युआन को हराव। तुरंत बहुत से नौजवान चिल्लाने लगे। ये फैंग युआन सच में एक नफरत के लायक इंसान है। मो यान ने नाक से जोर से सांस छोड़ी, उसकी इस हालत का मजा लेते हुए। फैंग झेंग, हिम्मत मत हार, खड़ा हो जा। इस रक्षास फैंग युआन को हरा दे। फैंग झेंग, खड़ा हो जा, हम तुम्हारे साथ हैं। फैंग झेंग, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। भीड़ जोर शोर से जोश दिला रही थी और हिम्मत बढ़ाने वाली आवाजें फैंग झेंग के कानों में गूंज रही थीं। हफ 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 हफ। फैंग झेंगजो जोर से सांस ले रहा था। जैसे ही ये आवाजें उसके दिल में उतरीं, उन्होंने उसे एक अकल्पनीय ताकत दी। अतीत के दृश्य उसके दिमाग में चलने लगे। सड़कों पर क्लैन के लोगों की टिप्पणियां। वो फैंग युआन है, भविष्य का प्रतिभाशाली, उसका मत समझना। उसके पीछे कौन है? ओ, शायद उसका भाई है, कौन जाने उसका नाम क्या है। चाचा और चाची हंसे। फैंग युआन, अब पूरा गांव तुम्हारी लिखी नई कविता के बारे में चर्चा कर रहा है। ये बहुत अच्छा है, चाचा और चाची को तुम पर गर्व है। फैंग युआन ने अपना हाथ हिलाया, शांति से कहते हुए, मैंने वो बस ऐसे ही बना दी थी। चाचा और चाची ने सर हिलाया, फैंग झेंग से कहते हुए, अपने भाई से अच्छे से सीखो। अगर तुम्हारे अंदर अपने भाई से आधी भी प्रतिभा होती, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती। चांदनी के नीचे, आंगन की गहराइयों में, क्लैन लीडर गु युबो ने फैंग झेंग को देखा, नरमी से कहते हुए, फैंग झेंग, विश्वास रखो। तुम्हें अपना मकसद ढूंढना होगा, खुद पर विश्वास करो। लेकिन, हुजूर क्लैन लीडर, गु युबो ने उसके कंधों पर थपथपाया, हिम्मत बढ़ाते हुए, तुम्हारे दिल में जो साया है, दूसरे उस तुम्हारे लिए नहीं मिटा सकते। तुम्हें सिर्फ खुद पर निर्भर रहना होगा। मैं यूएस दिन का इंतजार करूंगा। साल के अंत की परीक्षा से एक रात पहले, शेनकी ने दीपक की रोशनी में फैंग झेंग को प्यार भरी नजरों से देखा। छोटे मालिक, मुझे विश्वास है कि आप नंबर 1 आएंगे। मुझे हमेशा से विश्वास था। मेहनत कीजिए। जाने से पहले सुबह, चाचा और चाची दरवाजे पर खड़े थे। फैंग झेंग, साल के अंत की परीक्षा के बाद तुम एकेडमी छोड़ दोगे। तुम्हारी प्रगति देखकर हम बहुत खुश हैं। जाओ, जाओ और सबको एक ग्रेड की ताकत दिखाओ। और ढलते सूरज के नीचे, एक अंधेरे कोने में, एक महिला क्लासमेट जोर जोर से रो रही थी। भट्टा सिर्फ 3 प्राइमेवल स्टोन्स का है, लेकिन फैंग युआन ने एक टुकड़ा छीन लिया। मेरे पास सिर्फ 2 बचे हैं। मैं इस रफ्तार से अपने मूनलाइट गु को खिला भी नहीं पाऊंगी। फैंग झेंग का दिल पिघल गया। ये मेरा प्राइमेवल स्टोन है, मैं तुम्हें उधार देता हूं। महिला क्लासमेट ने प्राइमेवल स्टोन लिया, आंसुओं के साथ कहते हुए, फैंग झेंग, तुम बहुत अच्छे हो। प्लीज अपने भाई को हरा दो और एकेडमी में उसकी अत्याचार को खत्म करो। फैंग झेंग चुप रहा। क्लासमेट का एक झुंड उसके सामने आ गया। फैंग झेंग, तुम एक ग्रेट टैलेंट हो, तुम कर सकते हो। फैंग युआन बहुत ज्यादा कर रहा है, लगातार हमें सता रहा है, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। फैंग झेंग, आज से हम तुम्हारे साथ हैं, हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। आप सब। फैंग झेंग ने आसपास देखा, चिंतित ईगो की जोड़ियां देखी और बेहद भावुक महसूस किया। सब मुझसे उम्मीदें रखते हैं। मेरे क्लासमेट, चाचा, चाची, शेनकी और हुजूर क्लैन लीडर, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। मैं कैसे हार सकता हूं? मैं यहां कैसे गिर सकता हूं? मैं कैसे? धक 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 धक। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था और फैंग झेंग की एक अजीब चमक से चमक उठी। मैं यहां नहीं गिर सकता। मैं साए को मिटा दूंगा और खड़ा होऊंगा। फैंग झेंग की मुठियां कैस के बैंड थीं। इस समय उस कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। यूज अपनी छाती में एक शेर महसूस हुआ, जो अपनी नींद से जाग रहा था और दहाड़ने के लिए अपना बड़ा मुंह खोल रहा था। गरम खून उसके शरीर में उबल रहा था।
खड़ा हो, खड़ा हो। साय को तोड़ो, अंधेरे को तोड़ो। ARRGHHHHHHHH। फैंग झेंग ने चिल्लाने के लिए अपना मुंह चौड़ा खोला, उसके शरीर से एक हरी जड़े की रोशनी निकलने लगी। ये क्या है? भीड़ खामोश हो गई। जेड स्किन गू। कोई चिल्लाया। बम। स्टूडेंट्स जन्नत की तरफ दहाड़ने लगे। फैंग झेंग, तुम कर सकते हो। फैंग झेंग, हम तुम्हारे पीछे हैं। आखिर में सिर्फ एक हाई नारा बचा, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। आप सब, मैं आपकी आवाजें सुन सकता हूं। फैंग झेंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसके दांत लगभग टूटने वाले थे। फैंग युआन का दबाव अब उतना भारी नहीं लग रहा था, वो आखिरकार उठ सकता था, धीरे धीरे और मजबूती से। चिल्लाना और भी तेज हो गया। उसका जोश उबल रहा है। वो वापसी करने वाला है। गू मास्टर्स भीड़ से ऐसी चीर और उत्साह सुनकर सभी भावुक होने लगे थे। हाँ, फैंग झेंग, बिल्कुल सही। खड़ा हो, खड़ा हो। अतीत को छोड़ दो, साय को मिटा दो और खड़ा हो, तुम एक नए इंसान बन जाओगे। क्लैन लीडर की एक तेज रोशनी से चमक उठी जब वो दिल ही दिल में फैंग झेंग को हिम्मत दे रहे थे। जेड स्किन गू। फैंग युआन की पलकें झुक गईं। उसने अपना पैर पीछे खींचा और फैंग झेंग को धीरे धीरे खड़ा होते देखा। जेड स्किन गू की चमक ने उसका चेहरा हरा कर दिया था। फैंग झेंग ने अब तक इस तुरूप के पत्ते को छिपा रखा था और किसी को नहीं बताया था, इसलिए किसी को इसके बारे में पता नहीं था। फैंग झेंग उठ गया। भीड़ की खुशी फट पड़ी। वो खड़ा हो गया। क्लैन लीडर भावुक अनियंत्रित रूप से अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। इस पल उन्होंने एक ग्रेट टैलेंट का उदय देखा। उन्होंने गू यू क्लैन का भविष्य देखा। मैं खड़ा हो गया, भाई, मैं तुम्हें हराऊंगा। फैंग झेंग की एड़ दृढ़ता से जल रही थी, उसका पूरा शरीर चमकीली हरी रोशनी में लिप्त हुआ था जैसे उसने जड़े का कवच पहना हो। ओ वाओ, ये रक्षा, मूनब्लेड भी इसे नहीं भेद सकता। लगता है फैंग झेंग जीत गया। याओ होंग ने अपनी तेवरियां चढ़ाई, एक सीटी बजाते हुए। बेशक, लिटिल लाइट गू के ताकत के साथ भी इस दीवार पर मारने से सिर्फ फैंग झेंग की प्राइमीवल एसेंस तेजी से खर्च होगी। लेकिन प्राइमीवल एसेंस खर्च की तुलना में फैंग युआन फैंग झेंग का मुकाबला नहीं कर सकता। इस मैच के बाद फैंग झेंग उभरने वाला है। किंग शू हल्के से हंसा। फैंग झेंग के पास जड़े स्किन गू था, लेकिन उसने अभी इस्तेमाल किया। लगता है फैंग युआन के पहले के हमलों ने उसे उलझा दिया था, लेकिन अब जीत पहले ही उसकी तरफ हाथ हिला रही है। मो यान ने अपने हाथ बांधे, उसकी नजर थोड़ी अनिश्चित थी। वक्त जैसे थमसा गया था। स्टेज पर दोनों भाई आमने सामने थे। दोनों की दूरी इतनी पास और फिर भी इतनी दूर थी। फैंग झेंग का दृढ़ निश्चय, फैंग युआन की अनंत बेपरवाही। छोटे भाई। उसने फैंग झेंग को शांति से देखा, उसके होठ एक मुस्कान में मुड़ गए। मुझे हराने का सोच रहे हो, तुम अभी भी बहुत दूर हो। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, उसकी दाहिनी बांह तन गई, एक धनुष की आकृति में खींच गई। बड़े भाई, तुम हार गए। फैंग युआन की उठी हुई मुट्ठी देखकर फैंग झेंग को दिल ही दिल में हंसी आई। जब तक उसके पास प्राइमीवल एसेंस है, लिटिल लाइट गू के ताकत के साथ भी मूनब्लेड जेड रंग की दीवार को नहीं तोड़ सकता, उसकी मुट्ठी की तो बात ही क्या। जब तक कि वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए फ्लावर बॉर गू या ब्रूट फोर्स लॉन्गहॉर्न बीटल गू का इस्तेमाल ना करे। लेकिन उसके लिए भी यूज एक रक्षात्मक टाइप का गू चाहिए होगा। फैंग युआन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी से सबसे सीधा जवाब दिया। अगले हाइपैल, दाहिनी मुट्ठी हवा में उड़ी और फैंग झेंग के गालों पर जोर से जा लगी। बम। एक जोर के धमाके के बाद खून छिटका जब जड़े की रोशनी टूटे हुए शीशे के टुकड़ों की तरह हवा में नाचते हुए ओझल हो गई। क्या? फैंग झेंग को एक बार फिर ऐसा झटका लगा, और एक पाल के हैरानी के बाद उसकी गर्दन लगभग टूट गई जब वो जल्दी से पीछे हटा। फैंग युआन ने नजदीक से पीछा किया, एक धनुष की मुद्रा बनाकर और अपनी बाएं मुट्ठी उठाकर पीछे खींचकर फिर से ऊपर की तरफ मारा। बम। फैंग झेंग के चेहरे का दूसरा हिस्सा टक्कर से लग गया, उसका सिर खून और टूटी जड़े की रोशनी के साथ हवा में ऊंचा उठ गया। बम बम बम। उसने 3 कदम पीछे लिए, उसके कान गूंज रहे थे जब एक चक्कर जो पहले से 10 गुना ज्यादा था यूएस पर हावी हो गया। ये कैसे हो सकता है? उसकी नजर अंधेरी हो गई और वो अरेना पर गिर पड़ा। प्लॉप। फैंग झेंग जमीन पर गिर गया, उसके शरीर पर रोशनी ओझल हो गई जबकि वो अगले ही पाल बेहोश हो गया। चिल्लाने और जोश की आवाजें अचानक रुक गईं। स्टूडेंट्स के खुश, उत्साहित चेहरे अभी भी उनके चेहरों पर चिपके हुए ऐसे झटके के कारण बदल नहीं पा रहे थे। पूरा अरेना खामोश था। फैंग युआन की मुट्ठियां खून से सानी हुई थीं, यहां तक कि उसकी खून से भरी उंगलियों की हड्डियां भी दिख रही थीं। खून की बूंदें गिरीं और स्टेज पर टपकिन।
स्वूश। सर्दी की एक ठंडी हवा चली, सारे गर्म खून को जमा दिया। फैंग युआन के बाल हवा में लहरा रहे थे जब वो स्टेज पर स्थिर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों मुट्ठियों से लगभग अपाहिज, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति वो था ही नहीं। उसने शांत चेहरे से आसपास ठंडे ढंग से देखा। सब खामोश थे। टेंट में क्लैन लीडर अभी भी खड़े हैरान होकर घूर रहे थे। माफ करना, मैंने आप सबको निराश कर दिया, फैंग युआन ने हल्के से कहा। चैप्टर 86 शक और जांच पड़ताल। स्टेज पर फैंग जेंग जमीन पर बेहोश पड़ा था, उसकी तरफ से कोई हरकत नहीं हो रही थी। फैंग युआन लेकिन अपने ठंडे चेहरे के साथ स्टेज के बीच में खड़ा रहा। एक पाल की खामोशी के बाद भीड़ फट पड़ी। ये कैसे हो सकता है? कुछ लोगों ने अपने सिर पकड़ लिए, एक अविश्वसनीय चेहरा दिखाते हुए। डू मुक्कों से जड़े स्किन गू की रक्षा तोड़ दी, यही है। कुछ लोगों की जबान लड़खड़ा गई। बहुत ही वहशी, यहां तक कि जड़े की रोशनी भी उसने तोड़ दी। क्या यूज दर्द महसूस नहीं होता? कुछ महिला गू मास्टर्स ने ठंडी सांस ली। बिना किसी रक्षात्मक गू वर्म के और अपने नंगे हाथों का इस्तेमाल करके जड़े की रोशनी को तोड़ना, ये तो सच में खुद को नुकसान पहुंचना है। यहां तक कि पुरुष गू मास्टर्स की एक भी फैंग युआन के हाथों को देखकर फड़क उठी और उसकी बेरहमी से हैरान थे। दूसरों के प्रति बेरहम होना, ये आसान है, लेकिन खुद के प्रति बेरहम होना, ये मुश्किल है। फैंग युआन ने अपने नंगे हाथों का इस्तेमाल करके जड़े स्किन गू की रक्षा तोड़ी। ये न सिर्फ अपने छोटे भाई के प्रति वहशी था, बल्कि खुद के लिए और भी कठोर था। मैं जाकर देखता हूं। एकेडमी एल्डर अब और बर्दाश्त नहीं कर सके और ये कहकर वो स्टेज पर कूद गए। उन्होंने पहले घुटनों के बाल बैठकर बेहोश फैंग झेंग को देखा, राहत की सांस ली जब उन्होंने पाया कि फैंग झेंग की हालत गंभीर नहीं है। उसके सिर पर बस एक बड़ा झटका लगा था, जिससे वो बेहोश हो गया था। अविश्वसनीय, जेड स्किन गू की रक्षा के साथ उस अभी भी नंगे हाथों का इस्तेमाल करने वाले किसी से इतनी भारी चोटें लगी। एकेडमी एल्डर अंदर से हैरान अपना सिर उठाकर फैंग युआन को देखते हुए, उनकी एड़ी एक तेज रोशनी से चमक रही थीं। फैंग युआन, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। एकेडमी एल्डर खड़े हुए, फैंग युआन की तरफ कुछ बड़े कदम बढ़ाए और उसकी बांह पकड़ ली। फैंग युआन के हाथ बहुत बुरी हालत में थे। न सिर्फ खून और त्वचा आपस में मिल गए थे, यहां तक कि उसकी हड्डियां भी दिख रही थीं। बड़े झटके की वजह से हड्डियों पर भी दरारें आ गई थीं। ये दर्द कितना तेज है, फिर भी उसने एक बार भी तेवरी नहीं चढ़ाई। भले ही ये एकेडमी एल्डर ऐसी चोटें देखकर उनका दिल कांप गया। उनका लहजा जटिल था, फैंग युआन से कहते हुए, बर्दाश्त करो, इलाज बहुत खुजली वाला और बहुत दर्दनाक भी है। ये कहकर उनकी 5 उंगलियां फैल गईं और एक नीली चंद्रमा की रोशनी की लहर निकली। चंद्रमा की रोशनी और भी तेज हो गई और एकेडमी एल्डर का दाहिना हाथ चमक से पारदर्शी हो गया। एक नजर में एकेडमी एल्डर का पूरा दाहिना हाथ नीले जड़े के एक टुकड़े जैसा था, खून की नसें और हड्डियां सब जड़े में बदल गई थीं। एकेडमी एल्डर ने हल्के से अपना दाहिना हाथ उठाया और फैंग युआन की घायल मुट्ठी को धक लिया। ये बिल्कुल एक ठंडे जड़े के टुकड़े को खून और मांस से भरे घाव पर रखने जैसा था। फैंग युआन को एक दिल चीर देने वाला दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने दांत भींचे और कोई आवाज नहीं निकली। एकेडमी एल्डर के हाथ से कोमल चंद्रमा की रोशनी निकली और चंद्रमा की रोशनी ने फैंग युआन के घायल स्थान को पोषण दिया। हड्डियों पर दरारें ठीक होने लगी और मांस और त्वचा तेजी से बढ़ने और ठीक होने लगे। फैंग युआन को एक तेज खुजली महसूस हुई, जिससे वो जोर जोर से सांस लेने लगा। एकेडमी एल्डर का चेहरा शांत था। फैंग युआन का इलाज करते वक्त उन्होंने अपना कुछ ध्यान फैंग युआन के हाथ की तरफ लगाया और उसके अपचर की भी जांच की। अपचर में काले हरे रंग का तांबे का प्राइमीवल एसेंस समुद्र में लहरों की तरह उफन रहा था। एक सफेद और मोटा लिकरवर्म प्राइमीवल समुद्र में तैर रहा था और खेल रहा था। एपर्चर की चारों दीवारों सफेद रंग के क्रिस्टल की दीवारों से बनी थीं। यह फैंग युआन की रैंक 1 पीक स्टेज की कल्टीवेशन को साफ दिखा रहा था। एकेडमी एल्डर ने नजर नहीं हटाई, बल्कि फैंग युआन के शरीर को स्कैन करना जारी रखा। आखिर में उन्होंने पाया कि फैंग युआन के हाथ पर मूनलाइट गू और लिटिल लाइट गू थे। कोई और गू वॉर्म्स नहीं। क्या फैंग युआन ने सच में अपनी ताकत से जड़े स्किन गू की रक्षा तोड़ी? ऐसी ताकत एक मामूली वयस्क से कहीं ज्यादा है। वो सिर्फ 15 साल का है, उसके पास ऐसी ताकत कैसे हो सकती है? एकेडमी एल्डर की एड़ी शक से चमक उठी। क्लैन एल्डर, आपके इलाज के लिए शुक्रिया। फैंग युआन ने एकेडमी एल्डर से अपना हाथ वापस लिया और उस इधर उधर हिलाया। भले ही अभी भी कुछ दर्द था, घाव पहले ही ठीक हो चुका था। अगर ये धरती पर होता तो ऐसी चोट को ठीक होने में 1 या 2 साल लग जाते और कुछ गंभीर साइड इफेक्ट्स भी रह जाते।
ये इस दुनिया का जादुई पहलू था। ए फ्लैट जब फैंग युआन के हाथ ठीक हो गए थे, भले ही उस अभी भी कमजोरी महसूस हो रही थी जब वो हवा में पकड़ता या उन्हें हिलाता, 7 या 8 दिन बाद कमजोरी का साइड इफेक्ट गायब हो जाएगा। लेकिन फैंग युआन एकेडमी एल्डर का आभारी नहीं था। उसका घाव दूसरे हीलिंग गू मास्टर्स भी ठीक कर सकते थे, और उस अच्छे से पता था एकेडमी एल्डर का मकसद उसके अपचय की जांच करना था। फैंग युआन ने इसकी शुरू से ही उम्मीद की थी, इसलिए उसने व्हाइट बॉर्गू और जड़े स्किन गू को दूसरी गुप्त गुफा में छोड़ दिया था। जहां तक स्प्रिंग ऑटम सकाडा की बात है, उसके रैंक 6 स्टेटस के साथ अगर वो छिपना चाहता तो रैंक 4 गू युबो भी उस नहीं ढूंढ पाते अगर वो खुद जांच करते। एकेडमी एल्डर को कुछ नहीं मिला और इससे उन्होंने तेवरी चढ़ाई। भले ही उनके दिल में अभी भी शक था, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने उनके पास पूछने का सही मौका नहीं था। फैंग युआन, तुमने अच्छा प्रदर्शन किया, मेहनत करते रहो। आखिर में एकेडमी एल्डर ने फैंग युआन के कंधे पर थपथपाया और जोर से घोषणा की, इस साल की अंतिम परीक्षा, पहला स्थान फैंग युआन को जाता है। जब से एकेडमी एल्डर स्टेज पर आए थे, दर्शक चुपचाप देख रहे थे। उनकी घोषणा सुनने के बाद वो जोश से चर्चा करने लगे, ये सोचना कि अंत में फैंग युआन हाय आखिरी हंसी हंसा। वो सिर्फ एक सी ग्रेड है, लेकिन उसने रैंक 2 फैंग झेंग को हराया जिसके पास जड़े स्किन गू है। क्या उसने चीटिंग की? शायद नहीं, एकेडमी एल्डर के व्यक्तिगत इलाज और जांच से अगर उन्हें कोई समस्या नहीं मिली तो फैंग युआन ने शायद चीटिंग नहीं की। फैंग युआन की मुठियां बहुत घायल थीं, ये सामान्य है, लेकिन एक 15 साल के लड़के के रूप में ऐसी ताकत होना जो एक वयस्क से कहीं ज्यादा है, क्या ये संदिग्ध नहीं है? इसमें संदिग्ध होने की क्या बात है? हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो अजीब प्रतिभाओं के साथ पैदा होते हैं, या तो सुपर ताकत या सुपर स्मार्ट। असल में फैंग युआन की ताकत उतनी डरावनी नहीं है। इस आदमी के बारे में सोचो। बोलने वाले गू मास्टर ने खड़े चीशन की तरफ इशारा किया। लोग तुरंत समझ गए, ओ हाँ, जब चीशन बच्चा था उसकी ताकत पहले से ही एक वयस्क से ज्यादा थी। क्या फैंग युआन भी ऐसा ही एक राक्षस है? यही बात होनी चाहिए। जब फैंग युआन छोटा था तो वो कविताएं बना सकता था। वो कविताएं यूएस समय गांव में मशहूर थीं। हमने सोचा था कि वो एक ग्रेड है, लेकिन वो सी ग्रेड निकला। लेकिन लगता है भगवान के कुछ और हाई प्लान्स दी और उसने ताकत से उसकी भरपाई कर दी। वो वैसे भी एक सी ग्रेड हाई है, अगर वो बी ग्रेड होता तो वो एक और चीशन होता। HMPH, इसमें ईर्ष्य करने की कोई बात नहीं। एक गू मास्टर की कल्टिवेशन उनके टैलेंट पर निर्भर करती है। अगर मुझे भविष्य में एक ब्लैक बॉर्गू मिल गया तो मेरे पास उससे भी ज्यादा ताकत होगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही घमंड कर सकता है। कुछ लोगों ने कंधे उचकाए, बेपरवाही से बोलते हुए। फैंग युआन स्टेज से नीचे उतरा, उसकी उंगली लोगों की चर्चाओं को देख रही थीं जबकि वो दिल ही दिल में ठंडे ढंग से मुस्कुराया। लिकवर्म का आगमन फैंग युआन ने पहले ही पूरी तरह से समझा दिया था, लेकिन एक बार जड़े स्किन गू का पर्दाफाश हो गया तो फैंग युआन इसे समझा नहीं पाएगा। इसलिए यूस इस राज को रखना था और इसे सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जहां तक इन लोगों के विचारों और स्पष्टीकरणों की बात है, ये वो दिशा थी जिसमें फैंग युआन उन्हें ले जाना चाहता था। या ये कहें, भले ही उच्च अधिकारी संदिग्ध होते, वो सिर्फ उसके रहस्यमय समर्थक पर ही संदेह करते। आधे साल पहले मैंने खतरा मोल लिया और कैंप में एक दूसरी सुरक्षा परत बनाने के लिए जंगली सुअरों के दांतों का इस्तेमाल किया। आखिरकार ये काम आ रहा है। फैंग युआन की ईड़ पाताल जितनी अंधेरी थीं। गू यू क्लैन के नेता बैठे नहीं, वो खड़े रहे और गहरी चिंता में थे। ये मामला उनके नियंत्रण से बाहर हो गया था। फैंग युआन का पहला स्थान हासिल करना उन्हें सच में ज्यादा परवाह नहीं थी। ये सिर्फ एक साल के अंत की परीक्षा का पहला स्थान था, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। उन्हें गू यू फैंग झेंग की चिंता थी। बिना किसी संदेह के आज का प्रभाव फैंग झेंग पर बहुत बड़ा था। अगर फैंग झेंग शुरू से ही पूरी तरह से हार जाता और लड़ाई हार जाता तो चलो ठीक था, लेकिन ये यूएस समय हुआ जब उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था और एक बड़ा आत्मविश्वास हासिल किया था कि यूस फैंग युआन के दो मुक्कों से धूल काटा दी गई। ऐसा मानसिक आघात उसकी प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मेरे मार्गदर्शन और व्यवस्था के तहत फैंग झेंग सबसे पहले अपर स्टेज, पीक स्टेज और रैंक 2 इनिशियल स्टेज तक पहुंचा, लगातार सफलता और आत्मविश्वास हासिल करते हुए। लेकिन यह आत्मविश्वास शायद अब चला गया है। मेरी सारी मेहनत धुएं की तरह उड़ गई है। गू यू बो ने गहरी सांस ली। स्वाभाविक रूप से फैंग युआन के प्रति थोड़ी घृणा और नफरत की भावना आ गई। अगर फैंग युआन फैंग झेंग से हार जाता तो सब कुछ सही होता, लेकिन वो सच में जीत गया, ये तो बहुत
गुस्सा दिलाने वाला है। ना सिर्फ क्लैन के नेता बल्कि दूसरे क्लैन एल्डर्स के चेहरे पर भी गंभीर और जटिल भाव थे। फैंग युआन की ताकत सच में इतनी ज्यादा है, क्या वो सच में ची शन जैसा एक राक्षस है? असल में वो बचपन से ही अजीब था, 10 साल से कम उम्र में कविताएं बनाता था, इसलिए उसकी ताकत उसके बढ़ने के साथ बढ़ना कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन एक और संभावना है, और वो है इंसानी कार्य। फैंग युआन का एक रहस्यमय समर्थक है, शायद समर्थक ने उसकी मदद की। लेकिन उसके पीछे जो व्यक्ति है, वो कौन हो सकता है? क्लैन एल्डर्स के दिल उलट पुलट हो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे कुछ और ही कह रहे थे। क्लैन लीडर गु यूबो कुछ देर चुप रहे, फिर एक मुस्कान दिखाते हुए बोले, फैंग युआन, सी ग्रेड टैलेंट के साथ पहला स्थान हासिल करना, ये एक अभूतपूर्व महान कार्य है। पहला स्थान पाने पर तुम्हें इनाम के तौर पर 100 प्राइमेवल स्टोन्स और गु वर्म चुनने की प्राथमिकता भी मिलती है। ए फ्लैट, मैं तुम्हें और इनाम दूंगा, तुम अपनी पसंद का कोई भी छोटा ग्रुप चुन सकते हो और उसमें शामिल हो सकते हो। चाहे कोई भी ग्रुप हो, जो भी तुम चाहो, बस कहो और तुम शामिल हो सकते हो। ये कहते ही सभी रैंक 2 गु मास्टर्स और स्टूडेंट्स ने फैंग युआन को ईर्ष्या से देखा। छोटे ग्रुप्स में भी अंतर था, और एक अच्छे ग्रुप में शामिल होना मतलब एक उज्जवल भविष्य। गु यूबो का इनाम बहुत उदार था। भले ही मैंने ये फैसला मौके पर ही किया है, मुझे विश्वास है कि यहाँ मौजूद क्लैन एल्डर्स मुझसे सहमत होंगे। गु यूबो और भी तेजी से मुस्कुराए, अपने पास खड़े क्लैन एल्डर्स को देखते हुए। गु यू चिलियन और गु यूमो चेन के नेतृत्व में क्लैन एल्डर्स के चेहरे गंभीर थे और कुछ ने तो तेवरी भी चढ़ा ली थी, लेकिन किसी ने उन्हें रोका नहीं। फैंग युआन का दिल उछाल पड़ा। मुश्किल आ गई थी। चैप्टर 87, रवैया दिल का मुखौटा है। फैंग युआन इस कार्य के पीछे के इरादे देख सकता था। ये क्लैन लीडर की तरफ से एक छोटी सी जांच पड़ताल टेस्ट थी। उसकी नजर अरेना पर घूमी। पूरे क्लैन के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 3 ग्रुप्स यहां थे। क्लैन लीडर के गुट का किंग शू ग्रुप, ची गट का ची शान ग्रुप और मो गट का मो यान ग्रुप। अगर ये एक साधारण स्टूडेंट होता, तो इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में शामिल होना मतलब एक बड़ा समर्थक मिलना, एक उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करना था। लेकिन फैंग युआन के लिए ये उल्टा था। क्लैन के उच्च अधिकारियों की सोच में वो पहले से ही एक रहस्यमय गुट का हिस्सा था। इन तीनों में से किसी में भी शामिल होना मुसीबत का संकेत था। उदाहरण के लिए, अगर वो ची शन गुट में शामिल होता, तो ची परिवार को साफ पता था कि उन्होंने उस शामिल नहीं किया, इसलिए उनका पहला विचार होता, फैंग युआन दूसरे परिवार का एक मोहरा है, लेकिन अब जब वो हमारे ग्रुप में शामिल हो रहा है, उसके इरादे क्या हैं? फिर वो सोचते, जिस रहस्यमय गुट ने फैंग युआन को पहले शामिल किया था, उसने पहले ही नियम तोड़े हैं, और अब जब फैंग युआन यहां मौजूद है, तो क्लैन लीडर सोचेंगे कि हमने हाई यूज शामिल किया था, तो क्या ये उनके लिए गलती का बोझ उठाना नहीं है? ये नहीं चलेगा। हमें फैंग युआन को गिरफ्तार करना होगा, उस पर कड़ी नजर रखनी होगी और उसकी जांच करनी होगी। हम ठोस सबूत ढूंढेंगे और उसके रहस्यमय समर्थक को बेनकाब करेंगे। लेकिन सच तो ये था कि फैंग युआन का कोई समर्थक नहीं था। एक बार जब मैन इन तीनों ग्रुप्स में से किसी में भी शामिल हो गया, इसका मतलब है कि मैन इस क्लैन के 3 सबसे बड़े गुटों में से एक से दुश्मनी मोल ले रहा हूं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं मूल रूप से एक लो प्रोफाइल रखना चाहता था और जियांगे के ग्रुप में शामिल होना चाहता था, लेकिन जियांगे का ग्रुप पनिशमेंट हॉल के एल्डर द्वारा समर्थित है। सबकी निगरानी में अगर मैं अचानक शामिल हो जाता हूं, तो ये भी अनुचित है। फैंग युआन अनिवार्य रूप से हिचकिचाया। गु यूबो की मुस्कान और भी गहरी हो गई, जारी रखते हुए, फैंग युआन, अगर तुम नहीं चुनते, तो मैं तुम्हारे लिए CHUNUगा। उनके पास बैठे क्लैन एल्डर्स एक स्थिर चेहरे के साथ चुपचाप देख रहे थे, हर एक मूर्ति की तरह खड़ा था। HMPH, मुझे मजबूर कर रहे हो? फैंग युआन की नजर चमकी, तुरंत गु यूबो के अगले शब्दों का अंदाजा लगाते हुए, या तो यूज ची शन के ग्रुप में फेंक देंगे या मो यान के ग्रुप में। गु यूबो दिल ही दिल में जानते थे कि उन्होंने फैंग युआन को शामिल नहीं किया था। उनके लिए ये कार्य न सिर्फ अन पर से शक हटा सकता था, बल्कि उनके दुश्मन को कमजोर भी कर सकता था, साथ ही रहस्यमय गुट को बेनकाब भी कर सकता था। ये एक तीर से 3 शिकार करने जैसा था। ये एक ऐसी चाल थी जो समस्या को दूर कर सकती थी, भले ही देखने में सरल थी। ये गु यूबो की अनुभवी राजनीतिक क्षमता को दर्शाने वाली एक रणनीतिक चाल थी। नहीं, मैं यूज फैसला नहीं करने दे सकता। लगता है मैं सिर्फ एक बेकार ग्रुप हाई चुन सकता हूं। फैंग युआन अपना मुंह खोलने ही वाला था। अचानक इस पल कोई बोला, क्यों ना तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ? हमारे ग्रुप में एक अटैकर की कमी है। ये किसने कहा? तुरंत सभी आवाज के स्रोत की तरफ मुड़ गए।
बोलने वाला व्यक्ति ना लंबा था ना छोटा, गहरी पीली त्वचा के साथ जो यूज बीमार दिखा रहा था। एक जोड़ी तरीकों में चमक से चमक रही थी। ये बीमार SAAMP गु यू जाओसन 1 है। किसी ने उसकी पहचान बताई। गु यू जाओसन, ये तो बिना किसी बैकग्राउंड वाली एक बेकार टीम है। क्लैन लीडर और क्लैन एल्डर्स सभी ने एक निराश चेहरा बनाया। जाओसन, फैंग युआन की एडी एक ना पहचाने जाने वाली गहरी चमक से चमक उठी। उसने और इस गु यू जाओसन नाम के व्यक्ति ने कभी मुलाकात या बात नहीं की थी, और उस ऐसे किसी व्यक्ति की कोई याद नहीं थी। जाओसन ने अपना मुंह क्यों खोला और उस अपनी टीम में आमंत्रित किया? क्या ये सिर्फ इसलिए था कि उसने परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया था? ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ फैंग झिंग जैसा बचकाना ही ऐसी भोली भली सोच रख सकता था। लेकिन जबकि जाओसन ने अपना मुंह खोला और फैंग युआन को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया, ऐसी स्थिति एक अच्छा ब्रेक थ्रू पॉइंट थी। क्लैन के उच्च अधिकारी अब बहुत निराश होंगे। ही फैंग युआन ये सोचकर मुस्कुराया, उसकी ईंट नीचे झुक गईं, अपने चेहरे पर चमक को छिपाते हुए। तो मैं तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा, फैंग युआन ने मौके पर हाय हामी भर दी, गु युबो के आने वाले शब्दों को रोकते हुए। क्या ये फैंग युआन पागल है? अनटॉप प्रदर्शन करने वाले ग्रुप्स को नजरअंदाज करके बीमार SAAMP के ग्रुप में शामिल हो रहा है। वो जरूर पागल हो गया होगा। जाओसन का व्यक्तित्व ही। स्टूडेंट्स और गु मास्टर्स चर्चा करने लगे, फैंग युआन को एक बेवकूफ की तरह देखते हुए। क्लैन लीडर्स और एल्डर्स के चेहरे पर अंधेरा छा गया। आज की जांच पड़ताल को इस गु यू जाओसन ने बिगाड़ दिया था। नहीं, शायद ये जाओसन भी इस खेल में एक मोहरा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, उन्हें इस गु यू जाओसन की जांच करनी ही होगी। 3 दिन बाद, एक दिन से बर्फ पड़ रही थी, और अब जबकि ये धीरे धीरे कम हो रही थी, बर्फ के टुकड़े हवा में हवा के साथ तैर रहे थे। किंग माओ पहाड़ पर एक सफेद रंग की परत चढ़ी हुई थी। बहुत सी शाखाएं बिना पत्तों के नंगी थीं, सिवाय सदाबहार चीड़ के पेड़ों और किंग माओ बांस के, जिन्होंने अपने मूल रंगों को बरकरार रखा था और बर्फ में शान से खड़े थे। 5 लोगों का एक ग्रुप बर्फ में दौड़ रहा था। सबसे आगे वाला व्यक्ति ना छोटा था ना लंबा, एक बीमार पीली त्वचा लिए हुए, ये गु यू जाओसन था। दौड़ते हुए वो शांत फैंग युआन की तरफ मुड़ा, नरमी से मुस्कुराते हुए, फैंग युआन, घबराओ मत। भले ही ये तुम्हारा पहला क्लैन मिशन है, इसका कंटेंट सरल है। बस हमारे पीछे चलो और रास्ते में सीखते रहो। हाँ, फैंग युआन ने हल्के से जवाब दिया, एक गंभीर चेहरे के साथ आगे देखते हुए। फ्लैट सर्दियां आ चुकी थीं। बर्फ पर दौड़ते हुए ठंडी सर्दी की हवाएं और भी तेज थीं। हर सांस बर्फ की धूल खाने जैसी थी, उसकी पूरी छाती को ठंडा कर रही थी। फैंग युआन का चेहरा मूल रूप से बहुत सफेद था, और अब जबकि बर्फ यूएस पर चमक रही थी, वो और भी पीला लग रहा था। दौड़ने की प्रक्रिया में बर्फ उसके छोटे काले बालों, उसके कंधों और माथे पर गिरती रही। पहले से जो अलग था वो ये था कि फैंग युआन ने अपने कपड़े बदल लिए थे। ये एक गहरे नीले रंग का युद्ध पोशाक था। पोशाक में लंबी आस्तीन और लंबी पैंट थी, उसके पैरों पर बांस की पत्तियां लपेटे के रूप में बांधी हुई थीं, और उसके पैरों में बांस के जूते थे। उसके सिर पर एक चमकीला नीला हेडबैंड था, और हेडबैंड हवा में लहरा रहा था जब फैंग युआन दौड़ रहा था। उसकी कमर पर एक ढीला बेल्ट था। बेल्ट गहरा नीला था जिसके ऊपर एक कांसे की प्लेट थी, अस पर 1 अंकित था। ये बहुत ही आकर्षक था। ये एक गु मास्टर की पोशाक थी, जो फैंग युआन के रैंक 1 गु मास्टर के दर्जे को दर्शाती थी। नौजवानों को अकेडमी में 1 साल रहना पड़ता था और ग्रेजुएट होने के बाद ही उन्हें ये पहनने की अनुमति थी। इस पोशाक का बहुत मतलब था। एक बार पहन लेने का मतलब था कि व्यक्ति ने मामूली इंसानों के दायरे को पार कर लिया है, नीची जिंदगी को छोड़कर ऊपरी समाज में कदम रखा है, पूरे मानव जाति के मध्य वर्ग का हिस्सा बन गया है। भले हाई रैंक 1 गु मास्टर्स स्टार के सबसे नीचे अब से कोई भी मामूली इंसान को फैंग युआन को रास्ता देना होगा और उस सम्मान देना होगा। गु यू जाओसन की नजर लगातार चमक रही थी। ये युद्ध पोशाक जब फैंग युआन ने पहनी, उसके ठंडे चेहरे के साथ मिलकर एक शांत और संयमित व्यक्ति का माहौल बना रही थी। दौड़ते हुए उसने फैंग युआन से पूछना जारी रखा, हम एक मिशन पर हैं, और आमतौर पर हमें सफर करते वक्त जल्दी करनी पड़ती है, इसलिए दौड़ना एक आम बात है। क्या तुम इसके आदी हो? दिस संभाल सकता हूं। फैंग युआन के शब्द सोने की तरह कीमती दी, अपनी एनल के कोने से गु यू जाओसन को देखते हुए। जाओसन का गर्म और दयालु चेहरा यूज रेंजू की कहानी की याद दिला रहा था। कहानियों में है कि रेंजू ने रूल्स एंड रेगुलेशन गु का इस्तेमाल किया और ताकत पाई, लेकिन बुद्धि खो दी, पीछे 3 गु वॉर्म्स छोड़ गया। एक था शक,
एक था विश्वास और एक और था रवैया। रेंजू ने एटीट्यूड गू को पकड़ लिया। एटीट्यूड गू ने शर्त के नियमों का पालन किया, रेंजू के सामने झुक गया, उस बताते हुए, इंसान, तुमने मुझे पकड़ लिया, मैं सिर्फ अपनी बुरी किस्मत को कोस सकता हूं। ए फ्लैट से मैं तुम्हारे आदेश पर रहूंगा। मुझे पहनो और तुम मेरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकोगे। एटीट्यूड गू की शक्ल एक मुखौटा जैसी थी। रेंजू ने यूज अपने चेहरे पर लगाया, लेकिन अंत में वो उस पहन नहीं सका। भले ही उसने उसे एक रस्सी से बांधा, वो फिर भी गिर जाता। क्या हो रहा है? रेंजू परेशान था। एटीट्यूड गू हंसा, मैं जानता हूं, इंसान, तुम्हारे पास दिल नहीं है। रवैया दिल का मुखौटा होता है, इसलिए बिना दिल के तुम मुझे कैसे पहन सकते हो? रेंजू को तुरंत एहसास हुआ, उसने पहले ही अपना दिल उम्मीद को दे दिया था। वो बेदिल था। जो बेदिल है वो रवैया का मुखौटा नहीं पहन सकता। दूसरे शब्दों में, जिसके पास दिल, इरादा है, उसका रवैया एक मुखौटा होता है। ये दयालु और गर्म रवैया सिर्फ गु यू जाओ का मुखौटा है, उसका असली इरादा क्या है? फैंग युआन ने सोचा। जबकि बीमार सांप जाओ सैन फैंग युआन को देख रहा था, फैंग युआन भी चुपके से उस देख रहा था। एक गु यू जाओसन, उसका नाम जाओसन का मतलब है तीन कोना। शायद उसकी तरीकों यून की तरफ इशारा है। चैप्टर 88, दबदबा दिखाने की शुरुआत, टांग करना और दबाना। बर्फ पर 5 छोटे ग्रुप्स दौड़ रहे थे। गु यू जाओसैन ने आसमान की तरफ देखा, कहते हुए, आसमान अंधेरा हो रहा है, हमारा इस बार का मिशन पर्मफ्रॉस्ट डिकेड सॉइल इकट्ठा करना है। भले ही ये आसान है, इसमें बहुत समय लगता है। हमें तेजी करनी होगी, सब मेरे पीछे चलो, पीछे ना रहने की कोशिश करना। फैंग युआन, अगर तुम साथ नहीं रह पाते, तो हमें बता देना। चिंता मत करो, तुम एक नए हो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। गु यू जाओसैन बहुत मिलनसार ढंग से मुस्कुराया। फैंग युआन ने चुपचाप सर हिलाया। बाकी 3 सदस्यों ने एक दूसरे को देखा। आसमान असल में अभी भी साफ था, जाओसन को यह कहने की कोई जरूरत नहीं थी। सच में, वो फैंग युआन पर शुरुआती दबदबा दिखाना चाहता था। तीनों ये दिल ही दिल में जानते थे, लेकिन उस बेनकाब नहीं किया। असल में, इस तरह के दबदबा दिखाने वाले प्रदर्शन आम थे। जब एक नया सदस्य शामिल होता, तो पुराने सदस्य आमतौर पर युवा सदस्य का घमंड दूर करने के लिए अपना अधिकार जताते ताकि उन्हें आदेश देना और नियंत्रित करना आसान हो। चलो चलते हैं, जाओसैन ने हल्के से कहा, बड़े कदम उठाए और सबसे पहले दौड़ पड़ा। फैंग युआन की नजर चमकी, बाकी तीनों की ही रफ्तार से निकल पड़ा, नजदीक से पीछा करते हुए। बांस के जूते बर्फ पर पड़े, पीछे पैरों के निशान छोड़ते हुए। पहाड़ी रास्ता बाधाओं से भरा हुआ था, चलना मुश्किल था। खासकर मोटी बर्फ की परत के साथ गिरना और भी आसान था। साथ ही बर्फ के कवर की वजह से कौन जाने कि उसके नीचे न्यूकीले पत्थर या गड्ढे। अगर कोई शिकारी के जाल में फंस जाता तो वो और भी बदकिस्मत होता। इस दुनिया में जीना कठिन था। सफर आसान लगता था, लेकिन असल में इसका अनुभव से बहुत लेना देना था। बहुत से नए लोग इस वजह से परेशान होते थे। सिर्फ एक लंबे समय के प्रशिक्षण के बाद, बहुत कष्ट झेलने के बाद, एक गू मास्टर जो बहुत अनुभव संचय कर चुका है, वो इन बाधाओं से बच पाएगा। ठंडी सर्दी की हवाएं सीधे उनके चेहरों पर लग रही थीं जब फैंग युआन बर्फ के बीच से गुजर रहा था। कभी वो छोटी छलांगे लगाता, कभी वो लंबी दूरी तक दौड़ता, कभी वो एक तरफ हट जाता, कभी वो चढ़ जाता, जाओसन के नजदीक से पीछा करते हुए। पूरा किंगमाओ बर्फ की एक परत से ढाका हुआ था और बहुत से पेड़ों की शाखाएं नंगी थीं, एक भी पत्ता नहीं था। कभी कभी गिलहरियां या जंगली हिरण इन लोगों से डरकर तेजी से भाग जाते। 30 मिनट बाद जाओसन अपने रास्ते में रुक गया। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, उसने अपना सिर घुमाया, फैंग युआन को देखते हुए, मुस्कुराते हुए और प्रशंसा करते हुए, बहुत अच्छा, तुम सच में इस साल के चैंपियन हो, मेरे पीछे चलते हुए और एक बार भी अपनी रफ्तार नहीं खोई। फैंग युआन चुपचाप मुस्कुराया। इस तरह का दबदबा दिखाने का प्रदर्शन इसके बारे में साफ पता था। असल में बर्फ में तेजी से दौड़ना एक पारंपरिक घटना बन गया था। बहुत से छोटे ग्रुप्स इसका इस्तेमाल नए सदस्य के घमंड को दबाने के लिए करते थे। दोनों वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगे जब तक बाकी 3 सदस्य नहीं आ गए। फफ हफ फफ, वो गहरी सांसें ले रहे थे, उनके माथे पसीने से भरे हुए उनके चेहरे लाल थे। जब उन्होंने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे, आखिरी सदस्य जमीन पर गिर पड़े। जाओसैन ने उन्हें कठोरता से घूरा, डांटते हुए, सीधे खड़े हो। क्या तुमने हमें काफी शर्मिंदा नहीं किया? फैंग युआन को देखो, फिर खुद को देखो। HMPH
इस मिशन के बाद वापस जाकर खुद पर विचार करना। तीनों तुरंत सीधे खड़े हो गए, लेकिन अपने सिर झुका लिए। उन्हें जाओ सन ने इतना डांटा कि उन्होंने अपना सिर उठाने या उससे बहस करने की हिम्मत नहीं की। सिर्फ उनकी नजर फैंग युआन की तरफ बदल गई। कितना अजीब है, ये फैंग युआन इतना अनुभवी कैसे हो सकता है? मैंने यूज एक बार भी गिरते नहीं देखा। हमारे पास तो साधारण ताकत है, हम इस राक्षस से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? HMPH, ना सिर्फ हमें देखने के लिए एक शो नहीं मिला, हम तो बाली के बकरे बन गए। ये लड़का, बहुत हुआ, हिम्मत जुटाओ। जाओ सैन ने आगे इशारा किया, ये छोटी सी घाटी हमारी मंजिल है। अंदर हमारे लिए इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी पर्मफ्रॉस्ट डिकेड सॉइल है। चलो यहां से अलग हो जाते हैं और जमी हुई मिट्टी की कटाई करते हैं। 1 घंटे बाद हम यहां इकट्ठा होंगे। कॉन्ग जिंग, ओजा बांडू। जाओ सैन ने अभी बोला ही था और गु यू कॉन्ग जिंग नाम का पुरुष सदस्य खड़ा हो गया। उसने अपनी हथेली चौड़ी की और एक पीली रोशनी उसके पेट के अपचर से निकली, उसकी हथेली पर आ गिरी। पीली रोशनी बिखरी, अपना असली रूप दिखाते हुए। एक सुनहरी पीठ वाला मेढक। ये सुनहरा मेढक मोटा था और उसका एक विशाल सफेद पेट था, जिससे उसका पूरा शरीर फूलने पर एक गेंद जैसा लग रहा था। मेढक का मुंह और एड़ी सब उसके सिर के ऊपर थी, इस पेट की वजह से एक जगह पर निचोड़े हुए थे। फैंग युआन की नजर चमकी, इस गू वर्म को पहचानते हुए। ये रैंक 2 गू वर्म था, लार्ज बेली फ्रॉग। जल्द ही कॉन्ग जिंग के हाथों से लाल स्टील प्राइमीवल एसेंस के निशान निकले और मेढक द्वारा अवशोषित कर लिए गए। रिबट, लार्ज बेली फ्रॉग चीखा, एक लोहे का बेलचा उगलने के लिए अपना मुंह खोलते हुए। लोहे का बेलचा हवा में उड़ा, तेजी से बड़ा होता गया। पलक झपकते ही वो जमीन पर गिरा, एक आधे इंसान के साइज का बड़ा लोहे का बेलचा बन गया। रिबट, 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 उसने कई बार आवाज निकली, हर बार एक औजार उगलते हुए। आखिर में सबके सामने के बर्फीले मैदान में 5 लोहे के बेलचे और 5 लकड़ी के डिब्बे थे। लकड़ी के डिब्बों में सभी में उठाने के लिए 2 रस्सियां थीं। गू मास्टर का गू वॉर्म्स को खिलाना एक बड़ा बोझ था, इसलिए गू वॉर्म्स की संख्या सीमित थी। शुरुआती चरणों में अलग अलग माहौल से अकेले निपटना मुश्किल था और अलग अलग तीव्रता की परेशानियों के साथ गू मास्टर्स अक्सर ग्रुप्स में काम करते थे। एक छोटे ग्रुप में कोई जासूसी करता था, कोई हमले के लिए, कोई रक्षा के लिए, कोई इलाज के लिए और कोई लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए। जो गू मास्टर खड़ा हुआ, कॉन्ग जिंग, वो एक लॉजिस्टिक्स सपोर्ट गू मास्टर था। वो इस लार्ज बेली फ्रॉग को नियंत्रित करता था, जो एक सपोर्ट गू वर्म था, जिसके पेट में एक और जगह थी जिसे भंडारण स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। बेशक हर गू की अपनी ताकत और कमजोरियां थीं। लार्ज बेली फ्रॉग की कमजोरी ये थी कि ना सिर्फ भंडारण स्थल सीमित था, हर बार जब वो कोई चीज उगलता, उसे एक बार तराना पड़ता था और ये चिड़चिड़ापन पैदा करता था। खासकर जब एक गू मास्टर लड़ाई के मैदान में छिपा होता है, अगर एहतियात ना बरती जाए तो ये किसी के स्थान का पर्दाफाश कर सकता है। एक और बात थी, लार्ज बेली फ्रॉग गू वॉर्म्स को स्टोर नहीं कर सकता था और वो जहर से अप्रभावित नहीं था, जहरीले वस्तुओं को स्टोर नहीं कर सकता था। औजार बांटने के बाद ग्रुप के हर सदस्य के हाथ में एक लोहे का बेलचा और एक डिब्बा था। चलो चलते हैं, जाओ सन ने अपना हाथ हिलाया, पार्टी को घाटी में ले जाते हुए। फैंग युआन ने लोहे का बेलचा पकड़ा और लकड़ी का डिब्बा उठाया, एक दूसरी दिशा चुनी। आखिरकार वो एक नया है, इस तरह दौड़ रहा है। ही, क्या पर्माफ्रॉस्ट डिकेड सॉइल इतनी आसानी से इकट्ठा हो जाती है? अगर वो अंतर नहीं कर पाया तो यूं साधारण जमी हुई मिट्टी मिल सकती है, उसकी मेहनत बेकार जाएगी। सच तो ये है कि अंतर करना सच में मुश्किल है। पर्माफ्रॉस्ट डिकेड सॉइल का रंग लगभग साधारण जमी हुई मिट्टी जैसा ही होता है, खासकर जमा हुई बर्फ के कवर के नीचे, इसलिए नए लोग सिर्फ अपनी किस्मत पर भरोसा करके खुदाई कर सकते हैं। तीनों सदस्यों ने फैंग युआन की पीठ को देखते हुए दिल ही दिल में हंसा। 1 घंटे बाद उन्होंने देखा कि फैंग युआन पर्माफ्रॉस्ट डिकेड सॉइल के पूरे डिब्बे के साथ वापस लौटा और वो सब हैरान रह गए। जाओ सैन साहित अन सबके लकड़ी के डिब्बे पर्माफ्रॉस्ट डिकेड सॉइल से सिर्फ आधे भरे हुए थे। फैंग युआन का लकड़ी का डिब्बा देखकर उन्हें अपने नतीजे दिखाने में लगभग शर्म आ रही थी। ये सब पर्माफ्रॉस्ट डिकेड सॉइल है। एक सदस्य ने ध्यान से देखा और भी हैरान हो गया। फैंग युआन, तुमने इतनी सारी जमी हुई मिट्टी कैसे इकट्ठा की? एक महिला सदस्य अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी। फैंग युआन की तेवरियां चढ़ गईं और बर्फ की रोशनी उसकी एड़ी पर पड़ी, एक साफ और पारदर्शी नजर दिखाते हुए। वो हल्के से हंसा। अकेडमी एल्डर ने पहले कहा था,
परमाफ्रॉस्ट डिकेड सॉइल एक खाद है जो तब बनती है जब बर्फ दलदल को जमा देती है। इसमें काले में थोड़ा बैंगनी रंग होता है और ये असल में बहुत बदबूदार होती है, लेकिन क्योंकि ये बर्फ से जमी होती है इसे सूंघा नहीं जा सकता। यह स्मेली फाट फतवॉर्म का भोजन है। साथ ही ये बहुत उपजाऊ भी है, अक्सर फसलों, फलों और सब्जियों को उगने के लिए मिट्टी में मिलाई जाती है। क्लैन ने यह मिशन इसलिए दिया है क्योंकि वो शायद इसे भूमिगत गुफा में इस्तेमाल करना चाहते हैं और मून ऑर्किड फूलों को खाद देना चाहते हैं। उसके शब्दों ने चारों को वहीं जमा दिया। ये सिद्धांत साफ तौर पर एकेडमी में सीखे जाते हैं, लेकिन सिद्धांत और वास्तविकता को जोड़ना बहुत मुश्किल है। क्या फैंग युआन ने पहले कभी परमाफ्रॉस्ट डिकेड सॉइल इकट्ठा की है? तीनों सदस्यों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। गु यू जाओसान की नजर चमकी, कहते हुए, बहुत अच्छा फैंग युआन। प्रशंसा करते हुए उसकी आमतौर पर गर्म और दयालु मुस्कान थोड़ी जबरदस्ती की लगने लगी। जाओ सैन मुड़ा, बाकी सबसे कहते हुए, इस तरह हमारा मिशन पूरा हो गया। सब अपने बेलचे और डिब्बे कॉन्ग जिंग को दडू और चलो वापस चलते हैं। जब वो गांव वापस पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। पांचों इंटरनल अफेयर्स हॉल से बाहर निकले। जाओ सन ने उन्हें कमाए गए 6 प्राइमेवल स्टोन्स बांटे। यूज डू टुकड़े मिले जबकि बाकी सदस्यों को एक एक मिला। प्राइमेवल स्टोन्स इतनी आसानी से कामा लिए गए थे, इसलिए सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फैंग युआन ने अपना प्राइमेवल स्टोन चुपके से रख लिया। सिर्फ अपने दिल में उसने सोचा, जब एक नया सदस्य एक छोटे ग्रुप में शामिल होता है तो क्लैन आमतौर पर मिशन के लिए एक बड़ा इनाम देता है, नए सदस्य को समर्थन देने के रूप में। परमाफ्रॉस्ट डिकेड सॉइल इकट्ठा करने के मिशन का इनाम ज्यादा से ज्यादा 2 प्राइमेवल स्टोन्स था, लेकिन मेरी वजह से 3 गुना ज्यादा था। तर्क के अनुसार मुझे ज्यादा स्टोन्स मिलने चाहिए थे। अगर बर्फ में दौड़ना एक दबदबा दिखाने का प्रदर्शन था तो हमसे जानबूझकर अकेले जमी हुई मिट्टी इकट्ठा करवाना मुझे टांग करने का संकेत था, और प्राइमेवल स्टोन्स का बंटवारा पहले से ही दबाव है। 1 या 2 प्राइमेवल फैंग युआन के लिए चिंता का विषय नहीं थे। वो सिर्फ अजीब ढंग से सोच रहा था। उसने और गु यू जाओसैन ने कभी कोई बातचीत नहीं की थी, तो वो यूज क्यों दबा रहा था? जब तक कि फैंग युआन को एक प्रेरणा मिली।